सारा यूट्यूब हमें बीवी का टीवी के नाम से जानता है। फिल्मी दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही एक अलग सी दहशत और एक अलग सी स्टाइल याद आ जाती है। और जब बात होती है हिंदी सिनेमा के स्टाइलिश विलन्स की, तो एक नाम अपने आप जुबां पर आ जाता है, अजीत। ये सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। ये एक डायलॉग नहीं था, बल्कि बॉलीवुड की पहचान बन चुका एक अंदाज था। हैदराबाद के गोलकुंडा की गलियों से निकलकर हिंदी सिनेमा का बड़ा नाम बनना आसान नहीं था। हीरो बनने का सपना लेकर आए अजीत, लेकिन वक्त ने उन्हें बना दिया बॉलीवुड का एक शानदार विलन। वो विलन जिसकी एंट्री से ही स्क्रीन पर एक अलग सा करिश्मा छा जाता था। अगर मैं चाहूं तो मेरे आदमी तुम्हें ऐसे खत्म कर सकते हैं जैसे स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस। अजीत सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो हिंदी सिनेमा का एक दौर, एक पहचान थे। आइए आज बातें फिल्मी दुनिया की पर सुनते हैं अजीत की जिंदगी की वो कहानी जिसमें स्ट्रगल भी है, स्टाइल भी है और स्टारडम भी। मैं हूं तरुण व्यास और आप सुन रहे हैं बातें फिल्मी दुनिया की। नमस्कार, मैं हूं तरुण व्यास। आप देख रहे हैं बीवी का टीवी और बायोग्राफीज हम बनाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, आपको पसंद आती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा जी चाहता था आपसे मिलने को। बहुत तारीफ सुनी है आपकी, अक्सर अखबारों में भी आपका नाम पड़ा है। और आज बायोग्राफी उनकी जिनको हिंदी सिनेमा में कहा जाता है लायन। जी हाँ, सारा शहर जिन्हें लायन के नाम से जानता है। अजीत साहब की बायोग्राफी, इनका जीवन जो है बहुत उतार चढ़ाव और बहुत संघर्षों से घिरा हुआ है। आप देखकर दंग रह जाएंगे। जी हाँ, पूरी देखिएगा। आइए आनंद लेते हैं इनकी जीवनी का। एक ऐसा अभिनेता जिसने कई साल तक हीरो बनने के बाद लिया फैसला विलन बनने का। एक ऐसा खलनायक जिसने विलन की छवि को ही बदल कर रख दिया। वो था सफेद कपड़ों में अंग्रेजी बोलने वाला स्टाइलिश और कूल विलन जिसे सारी दुनिया लायन के नाम से जानती है। वो था ऐसा कलाकार जिसने हर दिल को लिया जीत। He is none other than legendary actor अजीत। भगवान की दया और सरकार की मेहरबानी से करोड़ों रुपए कमाने का एक बहुत ही अच्छा मौका हाथ लगा है। मेरा नाम जगनलाल सेठ है। सोचा सलाम करता चलूं, इसी बहाने परिचय भी हो जाएगा। अजीत खान का असली नाम है हामिद अली खान। जन्म हुआ था 27 जनवरी सन 1922 को। जगह थी हैदराबाद रियासत का गोलकुंडा और वहां पर एक दक्कनी मुस्लिम परिवार। इनके पिता बशीर अली खान साहब हैदराबाद में निजाम की सेना में काम किया करते थे और माँ सुल्तान जैन बेगम घर संभाला करती थी। अजीत के छोटे भाई का नाम था वाजिद खान और साथ ही 2 बहनें भी थीं। इनकी शुरुआती पढ़ाई हुई आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में, जगह गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज हनामकोंडा। पढ़ाई करते करते अजीत को फुटबॉल से भी प्यार हो गया था और फुटबॉल खेलना ऐसा शुरू किया कि बहुत से टूर्नामेंट भी खेले और कई मैच जीते भी। और उन दिनों इनकी कदकाठी और खूबसूरत चेहरे को देखकर दोस्त कहा करते थे, यार हामिद, तुम्हें तो फिल्मों में जाना चाहिए, तुम्हारी असली जगह तो फिल्मों में है। और धीरे धीरे हामिद यानी अजीत को भी लगने लगा कि उनकी सही जगह तो फिल्मों में ही है। और फिर दिमाग पर फिल्मी जुनून ऐसा हावी हुआ कि पढ़ाई की तरफ रुझान कम होने लगा। अब ब्लैक एंड व्हाइट किताबों में भी रंग बिरंगी माया नगरी उन्हें दिखाई देने लगी, पर अजीत की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अपने दिल की बात अपने पिता से कह सके। अजीत के पिता पुराने उसूलों वाले इंसान थे। उनकी नज़र में फिल्मों में काम करना
बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन्हें लगता था कि शरीफ खानदान के लोग फिल्मों में काम नहीं किया करते और ऊपर से इनके पिता का मिजाज बहुत सख्त हुआ करता था। अजीत की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने पिता से इस बात को कह सके कि पिताजी मुझे फिल्मों में जाना है। अजीत के पिता चाहते थे कि अजीत पढ़ लिख कर डॉक्टर या वकील बने और अजीत भी पढ़ाई करने की कोशिश करते रहे, पर क्या करें, दिमाग तो फिल्मी गलियारे में भटक रहा था। पढ़ाई में मन लगे तो कैसे लगे। इनके प्रोफेसर भी इनसे नाराज रहने लगे और एक दिन प्रोफेसर ने गुस्से में अजीत को कह डाला, देखो हामिद, या तो तुम अपने पिता की तरह सेना में भर्ती हो जाओ या फिर फिल्मों में चले जाओ। पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। अजीत को प्रोफेसर की इन बातों से एक किक मिली और वो हिम्मत भी जो उनको अपने सपने पूरे करने के लिए चाहिए थी। और अजीत को खुद पर पूरा विश्वास भी था। उन्हें लगता था कि वो अगर बॉम्बे जाएंगे तो जरूर कामयाब हो जाएंगे। यहाँ ये भी बात जानने वाली है कि अजीत की पढ़ाई में भले ही दिलचस्पी कम हो, पर वो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उन्हें कई भाषाएं बोलनी आती थी, तेलुगु, हिंदी, अरबी और ऐसी कई भाषाएं। और यहाँ ये भी गौरतलब है कि अजीत जिस कॉलेज में पढ़ा करते थे उसी कॉलेज में इनके सीनियर थे पीवी नरसिम्हा राव, जो कि हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री बने थे। बहरहाल अजीत ने अपने सपनों को पूरा करने की ठान रखी थी। दीदी जरा जल्दी से मेरा सामान बांध दो, मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? बम्बई में जो एक बाबूजी के दोस्त है ना, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। शायद कुछ काम मिल जाए। बगैर ठोकरें खाए तो कोई नहीं संभलता। शायद इन ठोकरों से मेरी तकदीर सीधी हो जाए। अब आज्ञा दीजिए। और ऐसे में काम आई कॉलेज की किताबें। 113 रुपए में कॉलेज की किताबों को अजीत ने बेच दिया और फिर बिना किसी को बताए बॉम्बे यानी मुंबई की तरफ रुख किया। और ऐसे मुंबई की धरती पर कदम पड़े अजीत के। स्ट्रगल का दौर बॉम्बे आते ही शुरू हो जाता है। वैसा ही इनके साथ हुआ। उस वक्त लोगों से पूछ पूछ कर इकट्ठा किए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के ऑफिस एड्रेस और फिर उन पर आना जाना शुरू किया। कई चक्कर निकाले पर कहीं भी कोई बात नहीं बनी। पैसे खत्म हो चुके थे। जैसा सोचकर अजीत आए थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। खाने से लेकर रहने तक की अब दिक्कत होने लगी थी। नाकाम किसी पे हाय दिल को लगा के मुक्त हुए बदनाम। उन दिनों मोहम्मद अली रोड पर बड़े बड़े सीमेंट के पाइपों में कुछ गरीब लोग रहा करते थे। वहीं पर ठिकाना बन गया अजीत का, लेकिन वहां भी दिक्कतें कम नहीं हो रही थी। लोकल गुंडे अक्सर वहां हफ्ता वसूली किया करते थे। एक दिन उनका सामना हो गया अजीत से। उन्होंने अजीत से भी हफ्ता वसूली मांगना शुरू किया। अजीत ने मना कर दिया। अरे मर्द हो तो एक एक करके आ जाओ ना सामने, सबको निपट लूंगा। माँ ने इतना दूध भी पिलाया है। इस पर गुंडों ने अजीत से मारपीट करना शुरू कर दिया और अजीत भी उस मारपीट से इतना गुस्सा खा गए कि उन्होंने गुंडों की वहीं पर इतनी जबरदस्त पिटाई कर डाली कि उनको हमेशा के लिए वहां से भागना पड़ा। और यहीं से साबित हो गया कि वास्तव में लॉयन है अजीत और फिल्मी दुनिया में इन्हें लॉयन के नाम से जाना जाएगा, ये वो गुंडे कभी नहीं जानते थे। अब क्या था, वहां रहने वाले लोग अजीत को शुक्रिया के तौर पर चाय और खाना देने लगे। मशहूर हो गए अजीत उन लोगों में, लेकिन अजीत को तो मशहूर होना था फिल्मों में। कठिन संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया। साल था 1945। जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम मिलना शुरू हो गया। पहली फिल्म थी कुरुक्षेत्र, जिसके हीरो थे KL सहगल, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी और दमदार आवाज के चलते जल्द ही तीसरी रॉ से ये पहली लाइन में आ गए, यानी जूनियर आर्टिस्ट से सीधा हीरो की कतार में। उस वक्त फिल्मों के लिए इन्हें 3 रुपए या फिर 6 रुपए मिला करते थे। एक दिन अजीत की मुलाकात हो गई निर्देशक प्रफुल्ल रॉय से। प्रफुल्ल रॉय अजीत से बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने कुछ छोटे बजट की फिल्मों में लीड रोल के एक्टर के तौर पर काम दे दिया अजीत को। और उन्हीं दिनों में इनकी मुलाकात हो गई गोविंद राम सेठी से, जिन्होंने इन्हें एक एक्शन फिल्म दिलवा दी। कहते हैं ना
कि किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने के लिए लग जाती है। वैसा ही अजीत यानी हामिद के साथ हुआ। गोविंद राम सेठी इनकी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए। उन्होंने ही इन्हें विष्णु टोन नाम की प्रोडक्शन हाउस से मिलवाया। मैं घर पहुंचते इंटरव्यू के लिए जाऊंगा। उम्मीद है कि कामयाबी होगी। ईमानदारी और मेहनत दोनों जरूरी हैं। अगर इन बातों पर अमल करोगे तो जरूर तरक्की करोगे। आप इत्मीनान रखिए। उन दिनों विष्णु सिनेटोन की धार्मिक फिल्में बड़ी मशहूर हुआ करती थी और वो पहली बार एक्शन फिल्म बनाने की सोच रहे थे। जैसे ही उस प्रोडक्शन हाउस के लोगों ने अजीत से मुलाकात की तो वो इतने इम्प्रेस हुए। विष्णु टोन की पहली एक्शन फिल्म शाह मिस्र के लीड हीरो बने अजीत, लेकिन तब तक भी अजीत का नाम हामिद अली खान ही था। स्क्रीन पर लिखा आया हामिद अली खान। शाह मिस्र रिलीज हुई सन 1946 में, लेकिन ये फिल्म सफलता अर्जित नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी हामिद अली खान ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा और उन्हें अभिनेता के रूप में पसंद किया जाने लगा। हामिद अली खान ये नाम बड़ा लंबा लग रहा था, लोगों की जबान पर चढ़ने में काफी दिक्कत होती। इसीलिए उस वक्त के फिल्म मेकर के अमरनाथ साहब ने हामिद को कहा, तुम अपना नाम छोटा क्यों नहीं कर लेते। हामिद यानी अजीत को भी ये बात सही लगी और उन्हें लगा कि फिल्म की नाकामयाबी की वजह मेरा नाम भी हो सकती है। इसीलिए उन्होंने अपना नाम छोटा करने का सोच लिया और नाम रखने में इनकी सहायता की निर्माता निर्देशक महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट ने। उन्होंने कहा, तुम्हारी पर्सनैलिटी को देखकर लगता है कि तुम्हें कोई जीत नहीं सकता, तो तुम्हारा नाम अजीत होना चाहिए। और अब स्क्रीन पर नाम लिखा आया अजीत। अजीत की पहली फिल्म भले ही चली ना हो, पर उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और उनकी बेरीटोन आवाज की वजह से उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। एक के बाद एक कई फिल्में आती चली गई, लेकिन ये फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी। 15 फिल्मों में ये नलिनी जयवंत के साथ हीरो बने नजर आए थे। मैंने मोना के लिए एक गाना लिखा है और उसी के जीतने पर हम दोनों की जिंदगी का दारोमदार है। फिर आया साल 1950। अजीत की हीरोइन बनी मधुबाला। रात नींद ठीक से तो आई? नींद तो आ ही गई थी, मगर खटमलों ने बहुत सताया था। पुरानी दोस्ती मालूम होती है और खटमल होते भी अच्छे हैं, आदमी को जरा चौकन्ना रखते हैं। होते तो अच्छे हैं मगर काटते बहुत बुरे हैं। बताइए कितने डालूं? क्या खटमल डालने का इरादा है? नहीं, शक्कर के चम्मच कितने डाल? अब जितने में मीठी हो जाए। और ये फिल्म उनकी हिट फिल्म साबित हुई। फिर 1952 में इनकी हीरोइन बनी सुरैया। फिल्म का नाम था मोती महल। लेकिन इतनी फिल्में करने के बाद में भी अजीत की किस्मत ने उतना साथ नहीं दिया जितना देना चाहिए था। काफी फिल्में नहीं चल पाई। लेकिन 1951 की ढोलक और 1954 की नास्तिक, 1955 की बारादरी और बड़ा भाई 1957 वाली फिल्म काफी अच्छी फिल्में साबित हुई और इनके जबरदस्त अभिनय को बहुत सराहा गया। ये तो सिर्फ मकान, दुकान और कुछ रुपए हैं। अगर बंटवारे में एक तरफ सारी दुनिया होती और एक तरफ माता जी, तो मैं सारी दुनिया को ठुकरा देता और माता जी को सर आंखों पे बिठा लेता। चलिए। 1954 की फिल्म नास्तिक का एक गीत तो आज भी बड़ा फेमस है। ये गीत अजीत पर फिल्माया गया था। गीत के बोल हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। अब अजीत दुखी रहने लगे थे क्योंकि इनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप साबित हो रही थी। इन्हें अपने अभिनय के दम पर फिल्में तो मिल रही थी, पर फिल्मों को सफलता नहीं मिल रही थी। समझे थे साथ देगा किसी का सुहाना गम, खुली जो नजर तो देखा तन्हा खड़े हैं हम। अजीत इंटरव्यू में खुद कहते हैं, अगर आपकी फिल्म सिल्वर जुबली होती है तो आप सफल अभिनेता माने जाओगे, लेकिन अगर आपकी फिल्म ना चले तो आपका अभिनय कितना ही दमदार क्यों ना हो, आपको लोग नकार देंगे। धीरे धीरे हीरो की भूमिका से ऊबने लगे अजीत और फिर सहायक भूमिकाएं निभाना शुरू कर दिया। फिर 1957 की नया दौर में कृष्णा। मैं तेरी दोस्ती की कसम, दोस्ती के मुंह पर तो थूक दिया तूने, वो भी एक लौंडिया की खातिर। यह चौड़ी छाती वीरों की, यह भोली शक्लें हीरों। और 1960 में मुगले आजम में दुर्जन सिंह ऐसा किरदार निभाया कि लोगों को आज भी याद है। दुर्जन, तुम्हारी तलवार एक है और अकबर आजम की तलवारें लाखों।
तो फिर एक राजपूत के वचन पर कट जाने वाले सर भी लाखों हैं शहजादे। हमेशा की तरह इनके अभिनय को खूब सराहा गया। एक दिन अजीत और राजेंद्र कुमार यानी जुबली कुमार की मुलाकात हुई। मैं जानता था कि एक दिन जरूर हमारी मुलाकात होगी। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। उस दिन राजेंद्र कुमार ने कहा, अजीत साहब, अब कलर फिल्मों का दौर आ गया है। बड़ी बड़ी महंगी महंगी फिल्में बन रही हैं। अब आपको कोई हीरो का रोल दे या ना दे क्या पता, लेकिन अब आपको अपने कैरेक्टर में बदलाव करना चाहिए। क्यों ना अब आप खलनायक का रोल करें। मैं प्रकाश राव की फिल्म कर रहा हूं जिसका नाम है सूरज। इस फिल्म में आप विलेन का रोल कर लीजिए। अजीत साहब अपने दोस्त राजेंद्र कुमार को मना नहीं कर पाए और उन्होंने हाँ कर दी और फिर अजीत बने विलन। प्रतापनगर का राजकुमार महाराज कुमारी की सेवा में प्रणाम पेश करता है। अपनी कसम, तेज घोड़े और तेज लड़कियां हमें बहुत पसंद हैं। आओ सैर कराएं। यही किरदार इनकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट रहा जिसने इन्हें विलन बना दिया। अजीत बताते हैं कि सन 1966 में सूरज फिल्म आई और उसके साथ ही ये दौर शुरू हो गया था। लेकिन जब मैं इस फिल्म की शूटिंग कर रहा था तब जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स मैंने साइन कर रखी थी, उनके प्रोड्यूसर मेरे पास आए और बोले, अब हमारा क्या होगा अजीत साहब, आप इस फिल्म में नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं और आप हमारी फिल्म में हीरो हैं, कैसे बनेगी बात। तब अजीत ने कहा, देखिए सूरज फिल्म को आते आते तो 1 या 2 साल लग जाएंगे, तब तक आपकी फिल्में रिलीज हो चुकी होंगी। मैं अब कुछ अलग करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे करने दीजिए। और आखिरकार जब सूरज फिल्म रिलीज हुई तो सुपर डुपर हिट साबित हुई। साल 1966 में सूरज फिल्म का प्रीमियर हुआ था मिनर्वा सिनेमा हॉल में। प्रीमियर के दौरान एक विलन जो कि अजीत के दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने फिल्म देखकर कहा, हमें जो थोड़ा बहुत काम मिलता था अजीत साहब, वो भी आपने छीन लिया है। इतना जबरदस्त अभिनय आपने किया है कि अब तो कोई हमें याद भी नहीं करेगा। और ये कहते हुए उन्होंने अजीत को गले लगा लिया था। अजीत की बरसों से ये चाहत थी कि उन्हें भी प्रसिद्धि मिले और आखिरकार सूरज फिल्म ने ये शुरुआत कर दी। और इसके बाद कई फिल्में आई, राजा रंक, प्रिंस, आदमी और इंसान, जीवन मृत्यु, धरती, हीर रांझा, पतंगा, पराया धन, सुल्ताना डाकू। मैं भाई की मौत का बदला चुकाने आया। और इसके बाद एक ऐसी फिल्म आई जो कि 1973 की एक जानी मानी फिल्म है जिसमें एंग्री यंग मैन के तौर पर अमिताभ बच्चन निकल कर आए। फिल्म का नाम जंजीर। साल 1973। अजीत का किरदार धर्मदयाल तेजा। अजीत ने ऐसे विलन की छवि पेश कर दी जो अब तक हिंदी सिनेमा ने कभी नहीं देखा था। सबसे अलग, स्टाइलिश, सफेद कपड़े पहनने वाला, रुतबे वाला विलन जो अपने साथ हमेशा एक सेक्रेटरी भी रखता है। जो लोग पार्टियों में अलग थलग रहते हैं वो आमतौर पर बहुत जिद्दी होते हैं। और उनका ये चिल रहने वाले डॉन का कैरेक्टर हमेशा सबको बहुत पसंद आया। इतनी जरा सी बात के लिए तुम मेरे पास चले आए। अजीत इस फिल्म के साथ जुड़ा एक किस्सा बताते हैं कि धर्मदयाल तेजा का जो किरदार है वो मैंने कुछ ऐसे लोगों से लिया है जो कि सफेद बाल रखते थे और स्टाइलिश हुआ करते थे। उन्हें देखकर मुझे लगता था क्यों ना ऐसा किरदार फिल्मों में हो जो कि बड़ा ठंडा हो लेकिन अंदर से उसमें विलन छुपा हो। उस लड़की को पैसे तुमने दिए थे? जी हाँ। अजीत ने ये सब बातें उस कैरेक्टर में रख दी जिसका नाम था धर्मदयाल तेजा। कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसे गोली मार देते हैं। फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा ने भी कहा था कि अजीत को लगता था फिल्मों में विलन बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं तो सबके सामने क्यों ना एक ऐसा विलन पेश किया जाए जो कि बहुत मीठा बोलता हो लेकिन दिल का बड़ा कठोर हो। उसका अंदाज किसी राजा से कम नहीं होना चाहिए, रॉयल अंदाज में विलन आना चाहिए। और यही सारी खूबियां डाल दी उन्होंने इस किरदार में और फिर यादगार बन गए अजीत और आगे इसी किरदार को अपने में ढाले रखा। अपनी उम्र से बढ़कर बातें नहीं करते हैं विजय। हो सकता है कि मैंने उन्हें जहर पिलाया हो लेकिन मैं खुद स्कॉच पीता हूँ। ये ऐसे डायलॉग रहे जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। अजीत साहब के बोलने के अंदाज से ये डायलॉग अमर हो गए हैं। अजीत साहब ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया
और वो मशहूर होते चले गए। फिल्म कालीचरण का डायलॉग हम कैसे भूल सकते हैं। इस डायलॉग से ही इन्हें लॉयन कहा जाने लगा। लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब, कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। और जिस तरह से अजीत मोना डार्लिंग बोलते थे, ये भी बहुत पसंद किया जाता था। मोना, जिस तरह कुछ आदमियों की कमजोरी बेईमानी होती है, इसी तरह कुछ आदमियों की कमजोरी ईमानदारी होती है। अब आगे आपको वो किस्सा बताते हैं जिसमें अजीत मरते मरते बचे। जी हाँ, फिल्म यादों की बारात का ये किस्सा है। फिल्म के एक सीन में अजीत के पैर को ट्रेन की पटरी पर फंसाना था और ट्रेन आने वाली थी। ये सीन रियल बनाने के लिए ट्रेन आने के कुछ टाइम पहले ही ये सीन शूट हो रहा था, लेकिन उसी वक्त अजीत का पैर सचमुच ट्रैक में फंस गया और सामने से ट्रेन आती जा रही थी। धीरे धीरे ट्रेन करीब आने लगी। यूनिट के सारे लोग साइड में हो गए। ट्रेन गुजर गई और सबको लगा कि अजीत इस हादसे का शिकार हो गए हैं। ट्रेन के जाने के बाद सब लोग अजीत की लाश के टुकड़े ढूंढने लगे। सबको ये लग रहा था कि अजीत अब नहीं रहे, पर अजीत बिल्कुल सेफ थे, क्योंकि ट्रेन के आने से कुछ ही सेकंड पहले उनका पांव ट्रैक से निकल गया था और वो साइड में कूद चुके थे और खुद छुपकर ये नज़ारा देख रहे थे कि यूनिट के लोग क्या करेंगे। जब यूनिट के लोग उन्हें ढूंढने लगे तो उन्होंने एकदम से सामने आकर सबको चौंका दिया। शाखाल जब बाजी खेलता है तो जितने पत्ते उसके हाथ में होते हैं उतने ही उसकी आस्तीन में। अजीत ने अपना काम बखूबी निभाया और कभी किसी से ना ही शिकायत की और ना ही कभी किसी को परेशान किया, बस अपना काम करते चले गए। अजीत साहब अपने साथी कलाकारों के साथ बहुत मस्ती भी किया करते थे। रंजीत बताते हैं कि मेरी एक विदेशी फ्रेंड हुआ करती थी और अजीत ने जब उन्हें देखा तब अजीत ने मजाक में कहा था, बरखुरदार रंजीत, फौरन इससे शादी कर लो, देखो ये कितनी सुंदर है, तुम्हारी औलाद कितनी सुंदर होगी, सोचो। काम का सिलसिला ऐसा चला कि अजीत को फिर फुर्सत मिलना ही बंद हो गई। फिल्मों की लाइन लगती चली गई। लेखक जावेद अख्तर कहते हैं, अजीत को जंजीर फिल्म के बाद खलनायक के रूप में एक नई छवि मिली थी। उन्होंने अपने करियर में एक नई पारी की शुरुआत की। हालांकि वो अर्धशतक में एक स्थापित कलाकार थे। उनकी खलनायकी से भारतीय फिल्मों में नया चलन शुरू हुआ, एक ऐसे खलनायक का जो कि नरम स्वभाव का था। अजीत के किरदार को हमेशा व्हाइट सूट, चेक्ड सूट, मैचिंग ओवरकोट, सफेद चमड़े के जूते, शानदार धूप का चश्मा, ज्वेलरी, इनसे सराबोर रखा गया। उनकी पर्सनैलिटी के चलते ये सभी एक्सेसरीज उन पर इतनी फबती थी कि एक किंग जैसा स्टाइल देती थी और इसी लुक के साथ ये लॉयन बने नजर आते जिसमें कोई दिल नहीं है, यानी ऐसा विलन जिसकी बातों से ही डर लगने लगे। और अजीत के किरदार अक्सर फिल्मों में सोने के बिस्किट की तस्करी करते नजर आए और ये गैंग लीडर बने प्रेम चोपड़ा, रंजीत, कादर खान, सुजीत कुमार, ऐसे कई विलेन एक्टर्स के। स्मार्ट गाय है। गद्दारी मैंने नहीं की। You cheat! इस फिल्म के तुमने हमसे 3 लाख रुपए लिए। मुझे बाकी सामान नहीं चाहिए, मुझे वो मूर्ति चाहिए। किटी, हमारे दोस्त के लिए एक विस्की बनाओ। इनके साथ हमेशा एक महिला सेक्रेटरी या साथी होती थी जिसका नाम अधिकतर मोना रखा जाता था और अजीत अपनी शानदार स्टाइल में हमेशा कहते थे, मोना डार्लिंग। गौरतलब बात यह भी है कि अजीत के गिरोह में अक्सर लोगों के नाम रॉबर्ट, पीटर, माइकल इसी टाइप के हुआ करते थे। अजीत दिनों दिन विलन के तौर पर फेमस होते चले गए और ऐसे में अजीत पर काम का प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। काफी ज्यादा स्मोकिंग भी करने लगे थे और कई बार तो 3-3 शिफ्टों में काम करते थे। 55 साल की उम्र हो चली थी और अजीत की बॉडी को ये सब कुछ सूट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी शिद्दत के साथ एक्टिंग वो करते चले जा रहे थे। कौन सी बेटी, किसकी बेटी? बाजार से खरीद कर लाया था तुझे, फिर से जाकर बाजार में बैठ गई होगी। न जाने किस किस की बेटियां पैदा की होंगी तूने। अजीत अपने जमाने के एक स्थापित अभिनेता रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ये घमंड नहीं किया कि मैं एक बड़ा अभिनेता रहा हूँ। और सही भी है, उस वक्त के ज्यादातर हीरो अपने काम को ईमानदारी और समय की पाबंदी के साथ करते थे और इन्हीं दिनों में अजीत को फिर कुछ चीजें नापसंद होने लगी थी।
बात ये थी कि अजीत अलग अलग शिफ्ट में काम करते थे। कहीं पर 10 बजे पहुंचना है, कहीं पर 3 बजे पहुंचना है, कहीं पर 5 बजे पहुंचना है। लेकिन जब 10 बजे वाले शूट पर पहुंचते तो वहां देखते कि 2:30 बजे तक हीरो ही नहीं आया और सीन ही शूट नहीं हुआ। इनके बाद की शिफ्ट्स खराब हो जाती थी, टाइम वेस्ट होता वो अलग। ऐसे में कितनी ही बार अजीत को लगा किस किस की फिल्म में एक्टिंग करूं, और ये इंतज़ार अजीत को अब अच्छा नहीं लग रहा था। और ऐसे में काम के प्रेशर और ज़्यादा स्मोकिंग के कारण इन्हें हो गई दिल की बीमारी। इस बीमारी ने इन्हें अमेरिका तक पहुंचा दिया और करवानी पड़ी बाईपास सर्जरी। उन दिनों अजीत अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे, लेकिन जैसे ही वापस आए अजीत ने कहा अब मैं फिल्मों में काम नहीं करूंगा, और वापस अपने शहर हैदराबाद लौट आए। यहाँ गौरतलब ये भी है कि अजीत को बोरियत होने लगी थी उन स्टोरीज से जो कि एक ही जैसा किरदार लिए थी। अक्सर अजीत कहा करते थे ये किरदार तो मैं फिल्म में ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप कुछ और नई स्टोरी लाइए, कुछ नया किरदार लाइए। सेम किरदार करते करते मैं बोर हो चुका हूँ। अजीत ने मीडिया को हमेशा शुक्रिया अदा किया और वो कहते थे कि मीडिया ने मुझे इतना फेमस बनाया है कि मैं उनको शुक्रिया कहना चाहूँगा। पहली शादी इन्होंने एक ईसाई धर्म की युवती ग्वेन दियोन से की थी। साल था 1951, लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस होने की वजह से ये शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाई थी। दूसरी शादी फिर अजीत ने अपने माता पिता की पसंद से की। इनकी बेगम का नाम था शाहिदा अली। इस शादी से अजीत को 3 बच्चे हुए, पर बीमारी के चलते शाहिदा अली ज्यादा दिन तक अजीत का साथ नहीं दे सकी। वो इस फानी दुनिया से रुखसत हो गई। फिर अजीत ने तीसरी शादी की सारा अली खान से। ये इनकी लव मैरिज थी। सारा से इनकी मुलाकात भी एक रोचक किस्सा है। सारा के पिता का बंगला महबूब स्टूडियो के सामने हुआ करता था। जब महबूब स्टूडियो का फोन काम नहीं करता था या डेड हो जाता था, तब कई कलाकार सारा के पिता के बंगले में फोन करने आते थे, क्योंकि उस वक्त हर किसी के घर में टेलीफोन नहीं हुआ करता था। फोन के सिलसिले में अजीत की मुलाकात सारा से होने लगी और ये मुलाकातें प्यार में बदल गई। सारा अजीत से तकरीबन 15 से 17 साल छोटी थी, लेकिन इश्क तो इश्क है। आशिकों की नमाज का अंदाज दुनिया से निराला होता है सलमा। नमाज मोहब्बत के लिए न जगह की कैद न वक्त की शर्त। जहाँ जलवाए दिलदार नजर आया वहीं आंखों ने सलाम किया और दिल ने सर झुकाया। दिल है सादा तबीयत है रंगीन, मैं हूँ अल्लादीन, मैं हूँ अल्लादीन। और इनके प्यार की नैया को पतवार दी अमजद खान के पिता जयंत खान ने। वो सारा के पिताजी के पड़ोसी भी थे, अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। उन्होंने ही अजीत और सारा की शादी की बात चलाई और फिर शादी हुई। इस शादी से अजीत के 2 बेटे हुए। अजीत के 5 बेटों के नाम है शहजाद खान, जाहिद अली खान, शाहिद अली खान, आबिद अली खान और अरबाज अली खान। अजीत के बेटे शहजाद खान बताते हैं कि अजीत जब शूटिंग में रहा करते थे तो वो इतने बिजी थे, पर परिवार के साथ वो हमेशा क्वालिटी टाइम गुजारने की कोशिश किया करते थे। अगर वो वीकेंड पर शहर में होते थे तो फैमिली के साथ अक्सर 5 स्टार होटल्स में खाना खाने जाते थे और परिवार के साथ वक्त बिताया करते थे। अगर किसी निर्माता के पास पैसे की कमी होती थी तो वो जितना भी उस वक्त दे पाते थे उसी में फिल्म साइन कर लेते थे और कभी ये नहीं कहते थे कि बाकी बचे हुए पैसे मैं बाद में ले लूंगा। एक बात और है कि अजीत हमेशा अपने पास कैश यानी नगद पैसा रखा करते थे। अगर किसी को जरूरत होती, अर्जेंट में पैसा चाहिए होता था तो अजीत उसे तुरंत जेब से निकालकर दे दिया करते थे। अरे अगर तुम चाहो तो यहाँ 20 लाख बना सकते। अजीत के अगर ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो उन्हें एक साल में सिर्फ 6 पतलून और 6 जोड़ी सफेद शर्ट चाहिए होते थे और एक दिन में अक्सर वो 2 पैकेट डन हिल सिगरेट पी जाया करते थे। और पढ़ने के लिए उन्हें किताबें बहुत पसंद थी। यहाँ ये भी गौरतलब है कि शहजाद भी फिल्मों में काम करना चाहते थे, पर वो अजीत को कभी ये बात बताने की हिम्मत नहीं कर पाए। एक किस्सा शहजाद बताते हैं कि जब वो 12 साल के थे तब अजीत देवानंद की फिल्म जाने मन की शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग पर उस दिन साथ गए थे शहजाद। देवानंद के मेकअप रूम में कांच के सामने पापा की तरह एक्टिंग करने लगे शहजाद। तब देवानंद ने पूछा कि बेटा तुम कौन हो?
तब शहजाद ने कहा, मैं मिस्टर अजीत का बेटा हूँ। तब देव साहब शहजाद को अजीत के पास लेकर गए। उसके बाद से शहजाद को इतना डर लगा कि उन्होंने कभी दोस्तों के सामने या किसी के सामने एक्टिंग नहीं की, लेकिन चाहकर भी वो खुद को एक्टिंग से अलग नहीं कर पा रहे थे। और ऐसे में वो स्कूल में बैग में एक एक्स्ट्रा कमीज रखा करते थे और पापा अजीत की जब कोई फिल्म रिलीज होती तो छुपकर देखने जाते शहजाद। अजीत ने अपने फिल्मी करियर में कई उतार चढ़ाव देखे थे, इसीलिए अजीत कभी नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी बच्चा फिल्मों में आए। और वहीं अपने दोस्त अभिनेता राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव को इन्होंने करियर में ऊपर चढ़ते और नीचे गिरते देखा था। इसीलिए अजीत चाहते थे कि शहजाद कनाडा चले जाएं। पर शहजाद बताते हैं कि एक दिन जब कॉलेज पूरा करने के बाद मैं निकला तो मुझे पता चला कि नासिर हुसैन एक फिल्म कयामत से कयामत तक बना रहे हैं। तब शहजाद ने नासिर हुसैन से मुलाकात की और अपना परिचय दे दिया। नासिर हुसैन को जब पता चला कि शहजाद अजीत के बेटे हैं तब उन्होंने गले लगा लिया और ये कहा कि तुम मेरी फिल्म में काम करो। जब ये बात अजीत को पता चली तो अजीत ने शहजाद से कह दिया, मुझे पता चला है कि आप नासिर हुसैन अंकल से मिलकर आए हैं, आप फिल्मों में शामिल होना चाहते हैं, आप आगे बढ़ें, पर मुझे कभी किसी को फोन करने को मत कहना। जो करना है अपने बलबूते पर करो, अपने पैरों पर खड़े हो। अजीत ने शहजाद की जब फिल्म देखी थी अंदाज अपना अपना, तो उस फिल्म को देखकर कहा था, बेटा तुम अपना स्टाइल क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इस फिल्म में शहजाद ने कॉमिक विलन की भूमिका निभाई थी और वो भी अपने पिता की नकल करके। और अजीत को ये पसंद नहीं आया। अब बात करते हैं अजीत के पिता और उनकी जिंदगी की। अजीत के पिता फिल्मों से बहुत नफरत किया करते थे, लेकिन अजीत तो भागकर फिल्मों में चले गए थे। अपने पिता को बहुत याद करते थे, बहुत प्यार किया करते थे और जब फिल्मों में सेटल हो गए थे तो उसके बाद कई उपहार अपने पिता को हर साल भेजा करते थे और भेजकर अजीत को बड़ी खुशी होती थी। जब अजीत के पिता बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे तो अजीत उनसे मिलने घर पहुंचे, लेकिन अजीत के पिता ने अजीत को कहा, वो सामने जो अलमारी दिख रही है उसे खोलो। जब अजीत ने अलमारी खोली तो अजीत हैरान हो गए। उस अलमारी में वो सारे उपहार, वो गिफ्ट्स रखे थे जो अजीत ने अपने पिता को भेजे थे। उनके पिता ने उनमें से किसी भी गिफ्ट को खोलकर तक नहीं देखा था और ना ही कभी यूज किया, क्योंकि उनका मानना था फिल्मों से कमाए जाने वाला पैसा हराम का पैसा होता है। अजीत ने उन उपहारों को देखा और आंखों में आंसू आ गए और इस बात ने अजीत को बुरी तरह से तोड़ दिया। बहरहाल फिल्मों से दूरी अजीत बना चुके थे। हैदराबाद में आकर बड़े खुश थे, फार्म हाउस में अपना समय बिताते थे। पर वक्त के साथ साथ अजीत को अपने फिल्मी करियर की भी याद आती थी। बड़ा मिस करते थे उस एनवायरनमेंट को। अजीत को रात को यही सपने आते थे कि वो शूटिंग कर रहे हैं। उनका दिल किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। अब यहाँ बात करते हैं हरमेश मल्होत्रा और अजीत साहब की दोस्ती की। हरमेश मल्होत्रा एक जाने माने निर्माता निर्देशक रहे और उन्होंने कई फिल्में बनाई जिनमें नगीना का नाम भी आता है। 1986 में जब नगीना आई थी तो उस फिल्म की शूटिंग के दौरान अजीत साहब को अप्रोच किया गया था, लेकिन तब तक अजीत साहब फिल्मों से रिटायरमेंट ले चुके थे। ऐसे में हरमेश मल्होत्रा ने कहा, मेरे दोस्त को तो मैं फिल्म में जरूर रखूंगा, तो उनकी तस्वीर ही क्यों ना हो। तो अजीत साहब की तस्वीर को फिल्म में यूज किया गया ऋषि कपूर के पिता के रूप में। अजीत साहब के एक दोस्त थे सलीम अख्तर, जो कि अक्सर इन्हें अपने फिल्मों में लिया करते थे और बहुत ज्यादा पसंद करते थे। अजीत को 10 साल बाद सलीम अख्तर ने अप्रोच किया और कहा, क्या मेरी फिल्म पुलिस ऑफिसर में आप काम करना चाहेंगे? मैं आपको वापस फिल्मों में लाना चाहता हूं। और उनकी ये बात कामयाब भी रही और फिर से रुपहले पर्दे पर नजर आए अजीत। पर अजीत इतने सालों बाद वापस आए तो थोड़े कंफ्यूज थे। उन्होंने सलीम अख्तर को कह दिया कि मैं तुम्हारी जिद तो पूरी कर रहा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारी फिल्म में 2-3 दिन तक काम करके देखूंगा। अगर मैं नहीं कर सका तो वहां से भाग जाऊंगा, प्लीज तुम बुरा मत मानना। इस पर सलीम अख्तर ने कहा, अजीत साहब, आपको आप पर यकीन हो ना हो, पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप चलिए हमारे साथ। अजीत ने बताया था कि इतने सालों बाद जब मैंने शूटिंग शुरू की तो मुझे ऐसा लगा कि एक्टिंग करना मैंने कल ही छोड़ा है। कुछ भी सबक मैं भूला नहीं हूँ, एक्टिंग मेरे खून में बसी हुई है
अपने काम से संतुष्ट होकर फिर अजीत ने एक और फिल्म साइन कर ली। फिल्म का नाम था जिगर, जो कि इसी फिल्म यानी पुलिस ऑफिसर के साथ सन 1992 में रिलीज हुई। लोमड़ी के मुंह से शराफत का राग अच्छा नहीं लगता। काम की बात कर, काम की बात। इस फिल्म में बाबा ठाकुर बने नजर आए और अजय देवगन को कराटे सिखाया अजीत ने। और फिर इसके बाद कुछ और फिल्में की, आदमी, शक्तिमान, आतिश, बेताज बादशाह, आ गले लग जा और देवानंद की गैंगस्टर, जो कि सन 1994 में आई। आखिरी फिल्म थी सन 1995 की क्रिमिनल, जिसमें ये जगदीश प्रसाद बने नजर आए। देवानंद जब इन्हें गैंगस्टर के शूट पर मिले तो देवानंद ने कहा था, अजीत साहब आप फिल्मों से दूर कैसे जा सकते थे? फिल्म इंडस्ट्री तो आपका परिवार है और परिवार से भला कोई दूर रह सकता है? अजीत इस बात से बहुत खुश थे कि 7-8 साल के इस लंबे गैप के बाद में भी लोग उनसे उतना ही प्यार और उन्हें उतना ही सम्मान देते हैं। हैदराबाद में अजीत का जीवन बहुत सादा था। वो समय पर सो जाते थे और घर का बना शुद्ध खाना खाया करते थे। उन पर कोई वर्कलोड भी नहीं था। लेकिन मुंबई आने के बाद उनका वही पुराना जीवन फिर से लौट आया। देर रात तक काम करना, स्मोकिंग करना, बाहर का खाना खाना, वही सब कुछ पहले जैसा। लेकिन इसके चलते अजीत साहब की सेहत में गिरावट आने लगी। उन्हीं दिनों अजीत पर बहुत लोगों ने बहुत सारे जोक्स भी बनाए, जो अजीत ने भी बहुत एंजॉय किए और वो अपने ऊपर बनाए गए जोक्स को बहुत सुनते और खुश होकर हंसा करते थे। अजीत की पत्नी सारा कहती थी, मियाँ जी आप बहुत खुशकिस्मत हैं, जीवन के इस पड़ाव पर भी लोग आपको बहुत पूछते हैं और देखिए अब तो आप पर जोक्स बनने लगे हैं और आप आज भी उतने ही फेमस हैं। फिर आया साल 1998, तारीख 21 अक्टूबर। हैदराबाद में अजीत साहब को दिल का दौरा पड़ा और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। उस वक्त इनके पास इनकी पत्नी थी और फिल्म इंडस्ट्री का लॉयन हमेशा के लिए खामोश हो गया। अजीत साहब का यूं चले जाना फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बहुत दुखी कर गया। अजीत के साथी खलनायक अमरीश पुरी ने कहा था कि अजीत की मृत्यु फिल्मों के लिए दुखद क्षति है। अजीत साहब ने अपने अभिनय की शैली और डायलॉग से अलग ही कैरेक्टर लोगों के सामने रखे हैं और आज भी उनकी शैली आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक है। वहीं प्रेम चोपड़ा ने कहा था, अजीत अपने काम के प्रति समर्पित थे और वो बहुत ही शालीन और संस्कारी व्यक्ति थे और हम दोनों की एक जैसी हॉबी थी, उर्दू की कविताएं पढ़ना। वहीं अभिनेता रंजीत ने कहा था कि मेरे दोस्त अजीत का जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक क्षति है। अजीत अपने साधारण जीवन के साथ बहुत सारे शौक भी रखा करते थे। उन्हें स्टाइलिश कपड़े, गाड़ियां, चश्मे, इनका बहुत शौक था। अजीत ने तकरीबन 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। जब वो हीरो थे तो उन्होंने उस वक्त की सभी टॉप अभिनेत्रियों के साथ काम किया था और जब विलन बने तो उस वक्त के सारे टॉप हीरोज के साथ काम किया था। उनका स्टाइल और उनके डायलॉग कभी भी भूले नहीं जा सकते, आज भी याद किए जाते हैं। बीवी का टीवी सलाम करता है इस जियाले अभिनेता को, जिन्होंने अपनी जीवनी से हमें बहुत कुछ सिखाया और साथ ही साथ भारतीय सिनेमा के विलन की छवि को बदल कर रख दिया था और हमारे दिलों में ऐसे बस गए हैं ना, जिन्हें भूल पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसी ही एक शख्सियत अगली बायोग्राफी में आने वाली है, जिन्हें भूलना बड़ा मुश्किल। और बाकी बायोग्राफीज जो हमने बना चुके हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लिंक वाइज हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को अजीत के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल बातें फिल्में दुनिया की को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि सारा यूट्यूब हमें बायोग्राफी की दुनिया के नाम से जानता है। मैं हूं तरुण व्यास, आपसे फिर मिलूंगा हिंदी सिनेमा की एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सुनते रहिए बातें फिल्मी दुनिया की।